हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के रखा था, दैट इज़ अबाउट द ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर जब हम लोगों ने पढ़ा था गाइस, तो हम लोगों ने चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ी थी, लेकिन किसके लिए पढ़ी थी? फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज Cp फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स, ये हम लोगों ने पढ़ के रखा है गाइस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड अगर आप लोगों ने ये नहीं पढ़ा तो आप लोग इस लेसन के बहुत सारे क्वेश्चंस को मिस कर देंगे, क्योंकि आजकल ये ट्रेंड चल रहा है। पिछले 4-5 साल से हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जेईई और नीट में कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स को लेकर बहुत इजी और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। एंड कई बार हम लोग इसे मिस कर देते हैं, तो इसे मिस नहीं करना है। लेकिन इसे हम लोग यूज़ करेंगे, इसे हम लोग स्टडी करेंगे इन कंपैरिजन विद द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। हम लोग पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यूज अलग आती है, क्यों अलग आती है, उसके कारण मॉलिक्यूलर मास के ऊपर क्या फ़र्क पड़ता है, ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की अगर हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट। क्यों? क्योंकि ये तो इसकी डेफिनेशन होती है। एंड आप लोगों ने 4 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी पढ़ के रखी थी गाइस। पहली थी दैट इज वेपर प्रेशर लोअरिंग, डेल्टा पी। डेल्टा पी इज इक्वल टू आप लोगों को क्या मिलता है? P01 इंटू x2। इसे अगर हम लोग देखें तो आप लोगों ने पढ़ा था कि W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, ये कुछ ऐसे आया था, बराबर है। देन सेकेंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने क्या पढ़ के रखी थी? दैट इज एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी। डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम पढ़ा था, दैट इज इक्वल टू केबी इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 पढ़ा था ये। थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हम लोगों ने क्या पढ़ी थी गाइस? दैट इज डेल्टा टीएफ। डेल्टा टीएफ डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये क्या हुआ था? KF इंटू एम, दैट इज KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 पढ़ा था। लास्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप लोगों ने पढ़ी थी ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल टू MRT। एंड ये MRT क्या हो गया था? तो गाइस इट इज नथिंग बट W2RT डिवाइडेड बाय M इंटू वी। इट इज नथिंग बट N2RT अपॉन V, बराबर है, क्योंकि यहाँ पर हमें N2 की ज़्यादा ज़रूरत पड़ सकती है। तो ये हम लोगों ने पढ़ा था कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। गाइस हमें चलना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़, मैंने CP लिखा, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स के तरफ। इलेक्ट्रोलाइट्स के जो सॉल्यूशन होते हैं ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ दिखाते हैं, बट दीज आर डिफरेंट फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। देखिए नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के मुकाबले इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अलग होती है। क्यों होती है? सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। गाइस नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स मतलब क्या? तो ऐसे कंपाउंड्स हैं जो कि एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन नहीं दिखाते। एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन की अगर हम लोग बात करते हैं तो इन दोनों के केस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब जिसके एग्जांपल देखिए आप लोगों ने यूरिया, देन इसके अलावा कहीं बेंजीन के बारे में पढ़ा होगा, कहीं सुक्रोज के बारे में पढ़ा होगा, कहीं ग्लूकोज के बारे में पढ़ा होगा। ये सारे के सारे क्या हैं? तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स है। एंड इनके सॉल्यूशन में इनका ना तो एसोसिएशन होता है ना ही डिसोसिएशन होता है। लेकिन इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ये दोनों फिनोमिना हो सकते हैं, जिसके कारण कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। क्या क्या फर्क पड़ता है गाइस? तो एक चीज़ तो याद रखिए कि CP फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, CP फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स आर जनरली ग्रेटर दैन द CP फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। ये नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के मुकाबले ज़्यादा होते हैं। नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के मुकाबले क्या होते हैं गाइस? ये ज़्यादा होते हैं। अब आप लोग ज़रा सोचिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है? कि ओनली ऑन द नंबर ऑफ द सोल्यूट पार्टिकल्स। एंड इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में क्या होता है कि ये जो CP की वैल्यूज आती है, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है। तो नंबर्स के ऊपर डिपेंड करने के कारण हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स में देखते हैं कि नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स काफ़ी ज़्यादा होता है। देन यहाँ पर अगर हम लोग देखें मोलर मासेस, दैट इज मोलर मास ऑब्टेन्ड फ्रॉम
obtained from Cp values, molar mass obtained from Cp values are less than the theoretical मतलब कैलकुलेटेड वैल्यूज। कैसे? यहाँ पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स चेंज होते हैं। नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर क्या डिपेंड करती है? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है, जी हाँ। एंड जैसे जैसे नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम ज़्यादा होते हैं वैसे वैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। गाइस देखिए, कोई भी एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी लीजिए, जैसे मैं इसके स्टडी करा रहा हूँ आपको, तो यू विल ऑब्जर्व कि मास अपॉन मोलर मास क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स। ये बढ़ जाएगा, लेकिन जरा सोचिए, जैसे ही ये बढ़ जाएगा तो ऐसे केस में M2 क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। सो देयरफॉर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की अगर आप लोग बात करते हैं तो आपका मेन फोकस यहाँ पर होना चाहिए, ये आपको पता ही होना चाहिए कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट? M2 होता है। तो यहाँ पर हमें ये सोचना पड़ेगा कि इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में ऐसा क्यों होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्यों चेंज होंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। हाँ देखिए, अगर मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालता हूँ, जैसे मैंने कहा कि मैं 1 मोल यूरिया सॉल्यूशन में डिसॉल्व करता हूँ, मतलब पानी में डिसॉल्व करता हूँ, तो उसके सॉल्यूशन में आप लोगों को 1 मोल यूरिया ही मिलेगा। यूरिया कितना मिलेगा? 1 मोल। मतलब एक पार्टिकल अगर यहाँ पर है तो एक पार्टिकल यहाँ पर है। यहाँ पर नाइदर एसोसिएशन नॉर डिसोसिएशन का फिनोमेना आपको दिखेगा, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में एसोसिएशन या फिर डिसोसिएशन होने के कारण हम लोग जितना मोल्स डिसॉल्व करने की कोशिश करते हैं सॉल्यूशन में, उससे कम या फिर ज़्यादा पार्टिकल्स आप लोगों को दिखता है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, दैट इज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। कैसे गाइस? सपोज करिए कि मैंने फॉर एग्जांपल NaCl को डिसॉल्व करा दिया। NaCl को अगर हम लोग डिसॉल्व करते हैं, इसका एक पार्टिकल डिसॉल्व करते हैं, तो ये जो सोल्यूट है ये सॉल्यूशन में जाने के बाद डिसोसिएट होता है गाइस। होता है क्या? Na प्लस Cl निगेटिव, है ना। तो इनिशियली आपने इसका एक पार्टिकल डिसॉल्व किया, लेकिन सॉल्यूशन में Na पॉजिटिव का एक पार्टिकल आ गया, Cl निगेटिव का पार्टिकल आ गया। टोटल पार्टिकल्स सॉल्यूशन में, टोटल पार्टिकल्स जो है ये टोटल पार्टिकल्स कितने हो गए? 2। सोचो, थेरोटिकल कितना मोल पार्टिकल ऐड किया? 1, बट एक्चुअल कितना दिख रहा है सॉल्यूशन में? 2। नाउ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो फिर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो गई? डबल हो गई। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यहाँ पर क्या हो गई? डबल हो गई। एज अ रिजल्ट गाइस मॉलिक्यूलर वेट आधा होगा। मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा। जरा सोचने की कोशिश करिए, हो जाएगा। सो इसीलिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोलाइट्स की जो होती है ये अलग होती है एज कंपेयर टू द नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स। एंड ये सब स्टडी करने के लिए ये ऐसा क्यों हुआ, हमें कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोलाइट की स्टडी करनी है, तो इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशन में कुछ चेंजेस करना पड़ेगा या फिर इसके कोई दूसरे इक्वेशंस है क्या, ये स्टडी करना होगा। और इसके लिए हमें स्टडी करना होता है वन टॉप फैक्टर का। तो वन टॉप फैक्टर क्या है ये हम लोग स्टडी करेंगे। लेकिन ये देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स रिवाइज हो गया एंड हम लोगों ने यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रोलाइट के केस में ज़्यादा होता है। सर ज़्यादा होता है इसका मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट 3 पार्टिकल देगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 3 गुना हो जाएगी, डेफिनेटली। कोई इलेक्ट्रोलाइट 4 पार्टिकल अगर देगा तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 4 गुना हो जाएगी। गाइस क्लियर हो रहा है? गाइस अब चलते हैं वन टॉप फैक्टर की तरफ। काफ़ी इम्पोर्टेंट है, यही से मैक्सिमम टाइम क्वेश्चंस बनने के चांस होते हैं एंट्रेंस एग्जाम में। वन टॉप फैक्टर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं बाय पाई। एंड वन टॉप फैक्टर होता क्या है ये डिफाइन करके दो, ऐसा स्टेट बोर्ड में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है विद देयर एक्सप्लेनेशन। तो वन टॉप फैक्टर इट इज़ नथिंग बट द रेशियो। ये क्या होता है? रेशियो होता है। किसका रेशियो होता है? तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ, देखिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन।
colligative properties of the electrolyte solution to the colligative properties of non-electrolyte solution of same concentration कंडीशन है। मतलब यहाँ पर हम लोग रेशियो लेते हैं। देखिए किसका रेशियो लिया, दैट इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ द नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। कंपेयर कर करके हम लोग वन टॉप फैक्टर को निकाल सकते हैं। अब जरा सोचिए, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन ऑफ द सेम कंसंट्रेशन। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब ये जो वैल्यूज है ये कैलकुलेटेड वैल्यूज है हमारे पास, है ना, एक्सपेरिमेंटल बेस्ड वैल्यूज है। एंड ये वाली वैल्यूज क्या हो जाएगी, ऑब्जर्व्ड वैल्यूज हो जाएगी जब हम लोग इलेक्ट्रोलाइट डिसॉल्व करेंगे। तो वन टॉप फैक्टर सारे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए लागू हो सकता है। हाँ देखिए, जैसे डेल्टा पी अपॉन हम लोग यहाँ पर देते हैं डेल्टा पी नॉट लगा देता हूँ। यहाँ पर जो टर्म विदाउट सबस्क्रिप्ट है, ये सबस्क्रिप्ट हो गया ना, तो विदाउट सबस्क्रिप्ट जो टर्म है ये किसके लिए हो गया, इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एंड जो सबस्क्रिप्ट के साथ है ये किसके लिए हो गया, फिर नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए हो गया। तो फिर दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के लिए भी लागू हो जाएगा। जी हाँ, डेल्टा टी बी अपॉन डेल्टा टी बी नॉट। देन तीसरी के लिए डेल्टा टी एफ अपॉन डेल्टा टी एफ नॉट एंड देन पाई डिवाइडेड बाय पाई नॉट। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या मेंशन करना है कि जो टर्म्स यहाँ पर सबस्क्रिप्ट के साथ है ये किसके लिए है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। एंड विदाउट सबस्क्रिप्ट ये किसके लिए है, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए है। नाउ ये जो वन टॉप फैक्टर होता है गाइस, ये वन टॉप फैक्टर हम लोग अप्लाई करते हैं नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हम लोग क्या दे सकते हैं, दैट इज फॉर number of moles I is given as तो I is equal to हो जाएगा that is actual number of moles after dissociation और एसोसिएशन। देखिए यहाँ हमेशा डिसोसिएशन अगर आ गया तो समझ लेना कि एसोसिएशन भी हुआ होगा। एंड डिवाइडेड बाय की अगर हम लोग बात करते हैं तो मोल्स ऑफ द फॉर्मूला यूनिट, दैट इज मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट डिसॉल्व्ड इन अ सॉल्यूशन। देखिए कैसा, पहले हम लोग नंबर ऑफ मोल्स के बारे में कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे किसी ने पूछा कि बताइए इनके लिए वन टॉप फैक्टर कितना है I के लिए, सॉरी NaCl के लिए। तो I इज इक्वल टू, मान लो कि मैं इसका 1 मोल डिजोल्व कर रहा हूँ, तो मोल्स ऑफ द फॉर्मूला यूनिट डिजॉल्व ये कितना हो गया 1। लेकिन गाइस आपको पता है कि NaCl जब सॉल्यूशन में जाएगा तो Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव बनेगा। कितने पार्टिकल्स आ गए 2। तो यहाँ पर कितने पार्टिकल्स, कितना I आ गया 2। तो NaCl देन इसके बाद KCl, देन इसके बाद अगर हम लोग फॉर्मिक एसिड भी लेते हैं तो ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके लिए एक कैटायन और एक एनायन बनेगा, ऐसे सारे के सारे इलेक्ट्रोलाइट्स जिनके लिए एक कैटायन और एक एनायन बनेगा, उन सब के लिए I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। I की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। देन अगर आप लोगों ने इसे डिसॉल्व करा लिया, फॉर एग्जांपल MgCl2, देखिए MgCl2 को डिसॉल्व करा दिया तो ये Mg2 प्लस ट्वाइस ऑफ Cl निगेटिव होगा गाइस। तो I इज इक्वल टू 3/1, कितना आ गया 3। यहाँ पर एक टर्म है कंसिडरिंग 100% डिसोसिएशन, 100% डिसोसिएशन के कारण हम लोगों को इतने पार्टिकल्स मिलेंगे। तो इसका मतलब ये कि हम लोगों को ऐसे सब किसके लिए मिल सकते हैं, एक कैटायन 2 एनायन या फिर 2 कैटायन 1 एनायन के लिए मिल सकता है। MgCl2 हो गया, कैल्शियम क्लोराइड हो गया, देन इसके अलावा बेरियम क्लोराइड अगर पूछता है तो इन सब के लिए आपके पास I की वैल्यू कितनी आ जाएगी गाइस, 3 आ जाएगी। एंड इफ अगर आप लोगों के पास कहीं ऐसा सोल्यूशन है AlCl3 का, तो सोचिए जरा ये क्या देगा, तो ये Al3 प्लस देगा प्लस थ्राइस Cl निगेटिव देगा। तो यहाँ पर I इज इक्वल टू क्या आ जाएगा गाइस, 4/1, कितना आ जाएगा 4। होगा कि नहीं होगा, ये इस तरीके से आप लोगों को डिसोसिएट करते आना चाहिए। सपोज करिए कि आपके पास कभी कहा कि नहीं Al2SO4/3 एल्यूमिनियम सल्फेट है,
तो ये जब डिसोसिएट होता है ना गाइस, तो ये कैसे डिसोसिएट होगा, ट्वाइस ऑफ Al3 प्लस प्लस थ्राइस ऑफ SO4 2 निगेटिव, तो 2 + 3 कितना, I इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5/1, मतलब 5 आ जाएगा, आएगा। तो इन सब के लिए आप लोगों को वन टॉप फैक्टर क्या है ये पता हो रहा है। सपोज करिए कि इसके ऊपर कभी क्वेश्चन पूछ लिया, दैट इज K4FeCN/6, बताइए कि इसके लिए वन टॉप फैक्टर कितना है। तो सर पहले तो ये डिसोसिएट होना चाहिए, ये पता होना चाहिए कि ये डिसोसिएट कैसे होगा। तो ये कैसे डिसोसिएट होता है, तो ये ऐसे डिसोसिएट होता है। देखिए यहाँ से 4 K+ मिलते हैं एंड ये जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है इसे कोऑर्डिनेशन स्फीयर हम लोग कहते हैं, जिसके ऊपर 4 नेगेटिव का चार्ज आता है। ये कैसे आया, ये जब आप लोग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पढ़ोगे तब आएगा ही आएगा, लेकिन टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आ गए, 5। सो देयरफॉर यहाँ पर वन टॉप फैक्टर कितना आ गया, 5 आ गया, राइट। वन टॉप फैक्टर 5, मतलब यहाँ पर हमने अज्यूम किया 100% डिसोसिएशन, न्यूमेरिकल में कम डिसोसिएशन मेंशन किया रहेगा तो इसकी वैल्यू आपको कम मिलेगी। यहाँ पर ये चीज़ क्लियर हो गई। तो वन टॉप फैक्टर हम लोगों ने किसके ऊपर अप्लाई किया, दैट इज अभी हम लोगों ने अप्लाई किया नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर एंड सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ ऐसा कुछ होगा ना। वन टॉप फैक्टर जो है गाइस, ये हम लोग मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी तो लगा सकते हैं ना। जी हाँ, मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर भी लगा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट के ऊपर अगर लगा सकते हैं तो जरा सोचिए कैसे होगा मॉलिक्यूलर वेट के केस में वन टॉप फैक्टर का रेशियो। आप लोग देखिए, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है, बराबर है ना। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है एंड देयरफॉर फॉर मॉलिक्यूलर वेट अगर आप लोग वन टॉप फैक्टर लिखना चाहते हैं तो आप लोगों को वन टॉप फैक्टर क्या मिलेगा, तो इट इज द फॉर्मूला मास ऑफ द सब्सटेंस डिवाइडेड बाय, ये आप लोगों को मिलेगा ऑब्जर्व्ड मोलर मास ऑफ द सब्सटेंस। मतलब ये कि इस केस में कोलिगेटिव वन टॉप फैक्टर का जो रेशियो आ रहा है ये थोड़ा सा उल्टा आ रहा है। ये कैसा आ रहा है, m थेरोटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व्ड। बाकी केस में क्या हुआ था, ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय थेरोटिकल आया था, लेकिन यहाँ पर उल्टा क्यों, क्योंकि मॉलिक्यूलर वेट Cp इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट होता है ना। तो 1/m ऑब्जर्व्ड डिवाइडेड बाय m थेरोटिकल, तो ये क्या हो गया, m थेरोटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व्ड हो गया। तो जब वन टॉप फैक्टर हम लोग कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशन के लिए अप्लाई करेंगे गाइस फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, तो जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के इक्वेशंस होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशन जो होते हैं वो मॉडिफाई होते हैं। वो क्या हो जाते हैं, मॉडिफाई हो जाते हैं। कैसे मॉडिफाई होते हैं जरा देखिए, यहाँ पर हम लोग देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, इनके इक्वेशंस, क्योंकि इसी के ऊपर हमें न्यूमेरिकल्स देने होते हैं। सबसे पहला दैट इज हम लोगों ने नॉन इलेक्ट्रोलाइट के लिए क्या पढ़ा था, डेल्टा P इज इक्वल टू P01 इंटू X2 दैट इज इक्वल टू वॉट, W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1, बराबर है। एंड जब हम लोग वन टॉप फैक्टर यूज़ करते हैं तो इसे मल्टीप्लाई करते बाय I, तो ये हो जाएगा कुछ ऐसे, दैट इज जितने भी नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स की कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के इक्वेशंस हैं उन सब को वन टॉप फैक्टर से अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाएगा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी फॉर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। तो फिर दूसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, दैट इज डेल्टा TB इज इक्वल टू I इंटू KB इंटू M, दैट इज I इंटू W2 इंटू KB इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1। तो फिर तीसरी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी, डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, दैट इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 हो जाएगा। एंड देन फोर्थ वाली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या देंगे, तो पाई इज इक्वल टू I MRT, दैट इज व्हाट, I इंटू W2 RT डिवाइडेड बाय M इंटू V
m2 इंटू वी और I इंटू N2RT अपॉन V हो जाएगा। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स ये हम लोग इस इक्वेशन से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज फॉर नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स ये हम लोग इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं गाइस। न्यूमेरिकल्स बनाते समय बहुत ही ध्यान रखना है गाइस। एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, इसके ऊपर काफ़ी अच्छे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस आप लोगों को मिलते हैं कि जैसे इनमें से किसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा। मान लीजिए जैसे आप लोगों को कहा कि 1 मोलर NaCl है, देन 1 मोलर यूरिया है, देन 1 मोलर MgCl2 है, 1 मोलर MgCl2 है। बताइए किसके लिए ऑस्मोटिक प्रेशर ज़्यादा रहेगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, दैट इज MRT होता है, वो मल्टीप्लाई करते हैं बाय I। एक चीज़ याद रखिए, सारे के सारे नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए I की वैल्यू कितनी होती है, 1। तो गाइस यहाँ पर देखिए पार्टिकल्स कितने हैं, 2। तो यहाँ पर 2 पार्टिकल, ऑस्मोटिक प्रेशर डबल हो जाएगा एज कम्पेयर टू नॉन इलेक्ट्रोलाइट। यहाँ पर सिंगल है, यहाँ पर कितने पार्टिकल्स हैं, 3। तो फिर किसके लिए सबसे ज़्यादा ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा, इसके लिए। किसके लिए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, इसके लिए। किसके लिए एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा रहेगा, इसके लिए। किसके लिए रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर सबसे ज़्यादा रहेगा, इसके लिए रहेगा। क्योंकि ये सारी की सारी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करता है। एंड यहाँ पर आप लोगों ने ये पता किया कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंडेंट है। तो जिसके लिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स ज़्यादा, उसके लिए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या रहेगी, ज़्यादा रहेगी। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आप लोगों को मिलेंगे, अपने नोट्स में भी मिलेंगे। क्लियर है गाइस ये। गाइस अब हम लोग समझते हैं एबनॉर्मल मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मासेस। हम लोग जो मोलर मासेस कैलकुलेट करते हैं दैट इज फ्रॉम द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, बराबर है ना। एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके ऊपर डिपेंड करती है गाइस, नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर। आप लोगों को पता है कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को अज्यूम करिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू W2 इंटू 1000 डिवाइडेड बाय M2 इंटू W1 होता है। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो ये N है, नंबर ऑफ मोल्स है। तो नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, डिपेंड होती है। एंड जैसे जैसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ती है वैसे वैसे मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाएगा गाइस, बढ़ जाएगा। तो ये क्यों होगा, मतलब ये कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। हाँ ठीक है, मान लिया, बट उसी टाइम हमें ये समझ में आता है कि इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मोलर मास। इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मोलर मास होता है। इसीलिए जब हम लोग कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट्स के केस में देखिए, फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर masses are found to be less than calculated values। गाइस ऐसा क्यों होगा, आप लोग सोचिए। सपोज करिए कि मैं KCl को डिजोल्व करता हूँ जिसका मॉलिक्यूलर वेट कैलकुलेटेड करें तो ये 74.5 होता है। गाइस जब हम लोग इसे सॉल्यूशन में प्रिपेयर करेंगे तो ये डिसोसिएट होता है। देखिए K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। इसकी जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी, इसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये डबल हो गई। क्यों, क्योंकि ये देखिए ये है 1 पार्टिकल, ये है 1 + 1, टोटल पार्टिकल क्या हो गया, 2। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज अगर डबल हो गई तो मॉलिक्यूलर वेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, तो मॉलिक्यूलर वेट ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज का क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो ऐसे केस में मॉलिक्यूलर वेट जो मिलेगा दैट इज ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट, ये क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ द थ्योरेटिकल दैट इज कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट होगा कि नहीं होगा। अगर आप लोग MgCl2 की बात करते हैं या BaCl2 की बात करते हैं या कैल्शियम क्लोराइड की बात करते हो, इन सब के लिए आयंस का जो नंबर मिलेगा वो क्या मिलेगा, 3। इनके केस में आप लोगों को जो ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, ये ऑब्जर्व्ड मॉलिक्यूलर वेट मिलेगा, ये 1/3 होगा किसके कंपैरिजन में,
मॉलिक्यूलर वेट के मुकाबले, होगा कि नहीं होगा गाइस। तो यहाँ पर डिसोसिएशन होता है। अब एक चीज़ क्लियर कर दीजिए कि अगर कभी इलेक्ट्रोलाइट मिलता है तो वो डिसोसिएट होगा, वो डिसोसिएट होगा तो उसके कारण उसकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जितने फैक्टर से बढ़ जाएगी उतने फैक्टर से उसका मॉलिक्यूलर वेट आधा हो जाएगा। गाइस अब सोचिए, अगर हम लोगों ने कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट ले लिया जो सॉल्यूशन में जाके एसोसिएट, हम लोगों ने ये देखा कि अगर डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर वेट क्या हो जाता है, कम होता है उतने ही फैक्टर से जितने फैक्टर से उसका डिसोसिएशन होता है, मतलब जितने वो आयन प्रोड्यूस कर सकता है। अब एसोसिएट भी हो सकता है, जी हाँ। कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सोचिए। फॉर एग्जांपल हम लोग अगर एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो गाइस जब हम लोग एसिटिक एसिड का सॉल्यूशन बनाते हैं ना, तो एसिटिक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स आपस में ना जुड़ जाते हैं एंड वो बना देते हैं एक ऐसा फ्रैक्शन जिसे हम लोग कहते हैं डाइमर। डाई का मतलब दो एंड मेरोस का मतलब यूनिट, तो दो यूनिट आपस में जुड़ गए। तो यहाँ पर एसिटिक एसिड के वेट को अगर आप लोग देखते हैं तो एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट आपको 60 के आसपास मिलेगा। देखिए ये हो गया 24, ये हो गया 4, 4 हाइड्रोजन का एंड 2 ऑक्सीजन का कितना आ जाएगा 32, तो ये आ रहा है 60। लेकिन यहाँ पर देखिए नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन, ये क्या हो गया, कम हो गया। आप लोगों ने टोटल मोल्स 2 डिसॉल्व करने के लिए रखा, लेकिन सॉल्यूशन में ये एसोसिएट हो गए एंड एसोसिएट होने के बाद ये क्या बिहेव करेगा, डाइमर, जो कि 1 है। एंड हम लोगों ने ये पढ़ के रखा है गाइस कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, मॉलिक्यूलर वेट। तो अब नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गए, कम हो गए। तो नंबर ऑफ मोल्स अगर कम हो गए तो क्या बढ़ेगा गाइस, मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा। मीन्स अगर कभी एसोसिएशन होके डाइमर बनता है तो मॉलिक्यूलर वेट डबल मिल जाएगा। मीन्स आप लोग अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के हिसाब से एसिडिक एसिड का मॉलिक्यूलर वेट निकालोगे तो ये कितना मिल के आ जाएगा, 120 ग्राम पर मोल आएगा, ये 120 ग्राम पर मोल मिलेगा। अगर कभी ट्राइमर बनता होगा, जब ट्राइमर बनेगा तो ऐसे केस में जो मॉलिक्यूलर वेट हो जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट आप लोगों को मिलेगा, वो मिलेगा 3 टाइम्स किसके मुकाबले, कैलकुलेटेड मॉलिक्यूलर वेट के मुकाबले। तो एक चीज़ हमेशा याद रखोगे गाइस कि जब एसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ जाता है एंड डिसोसिएशन होता है तो मॉलिक्यूलर वेट घट जाता है। तो ये मॉलिक्यूलर वेट का बढ़ना एंड मॉलिक्यूलर वेट का कम होना ये नॉर्मल है क्या, नहीं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहेंगे, एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट। मीन्स ऐसा मॉलिक्यूलर वेट विच इज ऑब्जर्व डिफरेंट एज कंपेयर टू द थ्योरेटिकली कैलकुलेटेड वैल्यू, बराबर है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, दैट इज एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर वेट कहेंगे। गाइस अब हम लोग एक रिलेशन देखते हैं, दैट इज रिलेशन बिटवीन वन टॉप फैक्टर एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनके बीच में। आप लोगों को स्टेट बोर्ड में इसका डेरिवेशन पूछा जा सकता है गाइस, और न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें ये काफ़ी ज़्यादा हेल्प भी करता है। डिग्री ऑफ डिसोसिएशन आप लोगों ने आयोनिक इक्विलिब्रियम में भी पढ़ा होगा, है ना। तो इसका वन टॉप फैक्टर के साथ हमें कुछ रिलेशन मिलता है, कैसे मिल सकता है। कंसीडर हमारे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है, दैट इज AXBY, ये मेरे पास इलेक्ट्रोलाइट है गाइस एंड ये डिसोसिएट होता है। और जब ये डिसोसिएट होता है तो ये हमें देता है X मोल्स ऑफ AY पॉजिटिव, मतलब A किस फॉर्म में अपीयर हो रहा है, कैटायन के फॉर्म में अपीयर हो रहा है। एंड ये आपको देता है Y मोल्स ऑफ B X नेगेटिव, ये एनाइन के फॉर्म में देता है। सपोज करिए गाइस कि आप लोगों ने इनिशियली इसका 1 मोल लिया, तो इसका 1 मोल अगर लेते हैं तो इसके कितने मोल्स आपके पास प्रेजेंट होंगे, 0 होंगे। गाइस चलो मान लेते हैं कि इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा है। कंडीशन डाल देते हैं कि लेट अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, अल्फा बी द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा अगर है तो यू कैन से दैट कि एट इक्विलिब्रियम, जब इक्विलिब्रियम आएगा तो 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा, बराबर ना।
1 में से अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा। जब 1 में से अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, तो ये बचेगा 1 माइनस अल्फा बचेगा। और ये कितना बन जाएगा, ये बनेगा x इंटू अल्फा एंड ये कितना बनेगा y इंटू अल्फा बनेगा कि नहीं बनेगा गाइस। सो देयरफॉर टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम, टोटल मोल्स एट इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा आपके पास, करिए इसका टोटल मोल्स, तो ये हो जाएगा सर 1 माइनस अल्फा प्लस x अल्फा प्लस y अल्फा। नाउ इसे अगर हम लोग देखते हैं तो ये आप लोगों को क्या मिलेगा, 1 प्लस अल्फा इंटू एक्स प्लस वाई माइनस 1 मिलेगा। दैट इज 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 कर देता हूँ। वेयर एन का मतलब क्या, तो वेयर एन का मतलब है एक्स प्लस वाई एंड एक्स प्लस वाई का मतलब क्या है, इट इज टोटल नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, कैटायंस एंड एनायंस होगा कि नहीं होगा। देखिए नाउ अगर हम लोग वन टॉप फैक्टर के बारे में सोचते हैं, जैसे ही नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर अगर हम लोग वन टॉप फैक्टर अप्लाई करते हैं तो ऐसे केस में वन टॉप फैक्टर क्या होता है गाइस, वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू, हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि एक्चुअल नंबर ऑफ मोल्स आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन। तो यहाँ डिसोसिएशन हुआ तो आफ्टर डिसोसिएशन डिवाइडेड बाय मोल्स और फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व, मोल्स ऑफ सॉल्ट डिजॉल्व। तो आप लोगों ने कितना मोल डिजॉल्व कराया था, 1। सो देयरफॉर I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जरा देखिए आपके पास एक्चुअल मोल कितना आ गया, तो 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1। गाइस इससे अगर हम लोग सॉल्व करने की बात करते हैं तो आप लोग जरा सोचिए ये क्या हो जाएगा, I इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 होगा। ठीक है, अब मैं इसे अगर अरेंज करता हूँ तो ये हो जाएगा I माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1 एंड देयरफॉर अल्फा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा गाइस, इट इज I माइनस 1 डिवाइडेड बाय एन माइनस 1। आप लोगों को 2 मार्क का डेरिवेशन पूछा जा सकता है कि शो दैट अल्फा इज इक्वल टू I माइनस 1 डिवाइडेड बाय n माइनस 1 होता है, ये साबित करके दीजिए, ऐसा डेरिवेशन आता है। तो नंबर ऑफ मोल्स के हिसाब से हम लोगों ने अल्फा को फाइंड आउट किया, वन टॉप फैक्टर भी मिलेगा, बराबर है, आई की वैल्यू भी यहाँ से मिल जाती है। गाइस जरा सोचिए वन टॉप फैक्टर आई इज इक्वल टू मॉलिकुलर वेट के केस में आप लोग कैसे देते हैं, तो m थेरोटिकल है ना, m थेरोटिकल डिवाइडेड बाय क्या देते हैं हम लोग, m ऑब्जर्व। तो m थेरोटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व इज इक्वल टू 1 प्लस अल्फा इंटू एन माइनस 1 हो सकता है कि नहीं हो सकता, क्योंकि ये I की वैल्यू है, बराबर है, इन केस ऑफ मॉलिकुलर वेट। सो अगर हम लोग इसे कंपेयर कर दें तो ये क्या हो जाएगा, करिए तो इसे थोड़ा सा सॉल्व, तो m थेरोटिकल डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व माइनस 1 इज इक्वल टू अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो ये क्या हो जाएगा, तो m थेरोटिकल माइनस m ऑब्जर्व डिवाइडेड बाय m ऑब्जर्व, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पर इसे बराबर ध्यान से पढ़ेंगे, थेरोटिकल ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व इज इक्वल टू क्या है, अल्फा इंटू एन माइनस 1। तो अल्फा इज इक्वल टू निकालते हैं तो ये एन माइनस 1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो एक चीज़ की तरफ ध्यान दें, अब हम लोग अगर मॉलिकुलर वेट हमारे पास है तब भी आप लोग अल्फा की तरफ पहुँच सकते हो, बराबर है गाइस। तो ये होता है रिलेशन। आप लोगों को ऐसा 2 मार्क का पूछा जा सकता है या फिर इसके साथ साथ कहेगा कि ये भी साबित करके दिखाइए। तो यहाँ तक अगर पहुँचना है तो पहले उसी को डिराइव करके दिखाना है। तो ये हो गया रिलेशन बिटवीन द वन टॉप फैक्टर एंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो कि हमें हेल्प करेगा एंट्रेंस के न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए भी। क्लियर है गाइज ये? सो गाइज अब देखते हैं कि वन टॉप फैक्टर के ऊपर कैसे न्यूमेरिकल्स बनाए जा सकते हैं। देखिए इस न्यूमेरिकल का कहना क्या है, 0.2 मोलल बराबर है ना, 0.2 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl फ्रीजेस एट, कितने टेम्परेचर पे फ्रीज हो रहा है, -0.680 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट वन टॉप फैक्टर एंड ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन एट 0 डिग्री सेल्सियस। आपके पास Kf की वैल्यू भी गिवन है,
आपको वन टॉप फैक्टर निकालना है। गाइस वन टॉप फैक्टर का रिलेशन हम लोग किसके साथ देते हैं? कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज के साथ। न्यूमेरिकल को पढ़ने से पता चलता है कि यहाँ पे कौन सी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज करी है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन, क्योंकि यहाँ पे फ्रीजिंग पॉइंट आया हुआ है ना। तो डेल्टा टी एफ एंड वन टॉप फैक्टर, इसका रिलेशन देखिए क्या होता है, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू मोलालिटी एंड हेंस आई इज इक्वल टू व्हाट, आई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम। अब आपके पास डेल्टा टी एफ है क्या, तो डेल्टा टी एफ क्या होता है, तो टी नॉट एफ माइनस टी एफ होता है, बराबर है, डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम। चलो ठीक है, डी एफ टी नॉट एफ कितना, एक्वस सॉल्यूशन है गाइस, सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट इतना है, तो सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट, पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना लेंगे, 0 डिग्री सेल्सियस, माइनस ये भी माइनस है, ये हो गया प्लस 0.680 डिवाइडेड बाय के एफ कितना है 1.86 इंटू मोलैलिटी 0.2 है। अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो इसका वन टॉप फैक्टर आ जाएगा 1.83, ठीक है, वन टॉप फैक्टर आ गया। अब आपको कैलकुलेट करने के लिए क्या कहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वन टॉप फैक्टर के साथ हम लोग क्या रिलेशन देते हैं, तो पाई इज इक्वल टू आई एम आर टी, ये ऐसे भी तो होता है, दैट इज आई इंटू एन टू आर टी अपॉन क्या हो जाएगा वी। अब आपके पास यहाँ पर वन टॉप फैक्टर है, जी हाँ, N2 है, नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं 0.2, R की वैल्यू 0.082, टेम्परेचर कितना लेना है 273 डिवाइडेड बाय V कितना लेंगे, V दिया हुआ है क्या, नहीं, तो यहाँ पर आप लोगों को अज्यूम करना है मोलैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी, मतलब वॉल्यूम कितना लेंगे 1 लेंगे। तो वॉल्यूम अगर 1 लेते हो तो इसके साथ अगर आप लोग कैलकुलेशन करके दिखाते हो तो गाइस आप लोगों को ये मिलेगा नियर अबाउट 1.2 ATM, केवल ये वैल्यू ATM में थी, तो ऑस्मोटिक प्रेशर कितना रहेगा 8.2 ATM आता है। क्लियर है, इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करके देना था गाइस। गाइस अब इस सेकेंड वाले न्यूमेरिकल को जरा पढ़िए, तो सेकेंड वाले न्यूमेरिकल का कहना क्या है, देखिए क्या कहता है, 0.01 मोलल एक्वस फॉर्मिक एसिड सॉल्यूशन, फॉर्मिक एसिड ये होता है HCOOH, फ्रीजेस एट माइनस 0.021 डिग्री सेल्सियस, कैलकुलेट इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। आपके पास अगेन KF दिया है एंड यहाँ पर भी फिर से वही यूज़ करना है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, कौन सी, फ्रीजिंग पॉइंट। तो डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू के एफ इंटू एम, यहाँ से क्या मिलेगा गाइस, हमें आई मिलेगा। कैसे मिलेगा, आई इज इक्वल टू क्या, डेल्टा टी एफ डिवाइडेड बाय के एफ इंटू एम होता है। अब आप लोग एक चीज़ समझ गए होंगे पहले न्यूमेरिकल में कि डेल्टा टी एफ कितना आता है, तो जो इसकी माइनस वैल्यू है उसका प्लस आता है ना, दैट इज 0 माइनस दिस 1, तो ये हो जाएगा 0.021 डिवाइडेड बाय के एफ कितना है 1.86 इंटू मोलैलिटी इसकी है 0.01। इससे अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखें तो ये 1.13 के आसपास आता है। हमें क्या निकालने के लिए कहा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, पता है अल्फा इज इक्वल टू I-1 डिवाइडेड बाय N-1 होता है। यहाँ पर फॉर फॉर्मिक एसिड N की वैल्यू जो होती है वो 2 होती है, क्यों, क्योंकि फॉर्मिक एसिड ये है HCOOH, ये डिसोसिएट ऐसे होगा H पॉजिटिव एंड HCOO निगेटिव, होगा कि नहीं होगा। तो अब देखिए आपके पास I भी आ गया, N भी आ गया, दैट इज 1.13 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 माइनस 1, डिनोमिनेटर हो गया 1 एंड ये कितना आ गया 0.13, आपके पास अल्फा आ गया। अगर परसेंट डिसोसिएशन पे हम लोग खत्म कर दें न्यूमेरिकल को तो ये क्या हो जाएगा, देयरफॉर परसेंट डिसोसिएशन, तो परसेंट डिसोसिएशन क्या होता है गाइस, अल्फा इंटू 100, ऐसा आपने आयोनिक इक्विलिब्रियम में पढ़ के रखा था, तो ये कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। क्लियर है गाइस, इस तरीके से ये न्यूमेरिकल को बना के देना था। अब इसका कहना क्या है, देखिए गाइस क्या कहता है, 3.4 ग्राम ऑफ कैल्शियम क्लोराइड इज डिजोल्व्ड इन 2.5 लीटर ऑफ वाटर एट 300 केल्विन। What is the osmotic pressure of the solution? वन टॉप फैक्टर फॉर कैल्शियम क्लोराइड ये कितना दिया है 2.47। गाइस ऑस्मोटिक प्रेशर एंड वन टॉप फैक्टर अगर हम लोग देखें तो पाई इज इक्वल टू आई इंटू W2RT डिवाइडेड बाय M2 इंटू V, ये भी फॉर्मूला होता है, जी हाँ।
अब यहाँ पर हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या क्या गिवन है। आई कितना कहता है 2.47, देखिए 2.47, जबकि कैल्शियम क्लोराइड तो 3 आयन देगा, बराबर है, लेकिन यहाँ पे 100% डिसोसिएशन नहीं हुआ होगा, इसीलिए यहाँ पर आई की वैल्यू थोड़ी कम है। अब कितना वेट डिजोल्व है, देखिए 3.4 ग्राम इंटू आर की वैल्यू क्या लेते हैं 0.082 इंटू टेम्परेचर कितना लेना है 300 डिवाइडेड बाय m2। कैल्शियम क्लोराइड का मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है, देखिए कैल्शियम का 40 एंड ये होता है 71 मॉलिक्यूल, एक क्लोरीन एटम का कितना 35.5 होता है, तो ये आ गया 111, ठीक है, डिवाइडेड बाय 111 इंटू कितना लीटर लेना है 2.5 लीटर। गाइस कैलकुलेट करके देखिए तो ज़रा आप लोगों को यहाँ पर जो पाई की वैल्यू मिलती है, आपको क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था ऑस्मोटिक प्रेशर, यहाँ पर आपको पाई की वैल्यू मिलेगी नियर अबाउट इतनी 0.745 ATM आएगा, इसका यूनिट है, बहुत ही सिंपल है। बस आप लोगों को अगर इलेक्ट्रोलाइट के ऊपर क्वेश्चन देते हैं तो आई की वैल्यू की तरफ ध्यान देना है। आई की वैल्यू न्यूमेरिकल में गिवन है तो वही वैल्यू पुट करेंगे, अदरवाइज हम लोग हर बार कंप्लीट आयोनाइजेशन को अज्यूम करते रहेंगे। अब ये देखिए एंट्रेंस एग्जाम में खासकर नीट में इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हालांकि ये मैंने आपके स्टेट बोर्ड की बुक में से लिया हुआ है, लेकिन इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखिए क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन विल हैव मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन and which have minimum freezing point depression assuming complete dissociation। इसमें से किसके केस में मैक्सिमम एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा एंड किसके केस में मिनिमम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मिलेगा। क्या इस दोनों प्रॉपर्टी के जो नाम है एलिवेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट, ये दोनों की दोनों कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है एंड दोनों की दोनों अगर कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है तो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट नंबर ऑफ मोल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। तो जरा देखिए हम लोग इनके अगर नंबर ऑफ पार्टिकल्स की बात करते हैं इन सॉल्यूशन तो आपके पास पहले कौन है 0.1 मोलर KCl। क्या इस KCl का 0.1 मोल आपने डिजोल्व करा है, ये देगा K पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव, तो ये 0.1 ये 0.1, तो टोटल मोल्स और टोटल पार्टिकल्स यहाँ पर कितने बन के आ गए 0.2 आ गया 0.2। अब आप लोग जरा इसके बारे में सोचिए 0.05 मोलल NaCl सॉल्यूशन ये कैसे डिसोसिएट होगा, तो NaCl का 0.05 मोल होगा, ये सर Na पॉजिटिव प्लस Cl निगेटिव देगा, तो 0.05 ये कितना हो जाएगा 0.1 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.1, आप लोग चेक करेंगे, ठीक है। देन थर्ड वाले को देखिए क्या कहता है 1 मोलल एल्यूमिनियम फॉस्फेट, ये कैसे डिसोसिएट करेंगे AlPO4 इट विल गिव Al3 प्लस PO4 3 निगेटिव, ये कितना है 1 मोलल, तो ये 1 + 1 ये कितने हो जाएंगे टोटल मोल्स 2 हो जाएंगे, ठीक है, सॉरी टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे 2 हो जाएंगे। एंड D कौन है आपके पास, तो D है 0.1 मोलल MgSO4, तो ये डिसोसिएट कैसे होगा, तो MgSO4 डिसोसिएट होके देगा Mg2 प्लस SO4 2 निगेटिव, तो सर 0.1 मोलल था, ये मिलेगा 0.1 मोलल, हाँ ये कितना मिलेगा 0.1 मोलल, ये कितना आ गया 0.2 मोलल, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आपके पास हाईएस्ट डेल्टा TB कौन देगा, जैसा हम लोगों ने कहा है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है गाइस एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, तो किस केस में नंबर ऑफ मोल्स ज़्यादा मिले आपको, इस केस में दैट इज 1 मोलल एल्यूमिनियम फॉस्फेट एंड गाइस मिनिमम डेल्टा TF कौन दिखाएगा, मिनिमम सर डेल्टा TF ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, हाँ, तो जिसके नंबर ऑफ पार्टिकल सबसे कम है वो मिनिमम डेल्टा TF दिखाएगा, तो किसके सबसे कम पार्टिकल है, तो NaCl के, दैट इज 0.05 मोलल
NaCl। तो क्लियर है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना था, बस एक रूल याद रखा कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन मेंशन किया है, अज्यूमिंग कंप्लीट डिसोसिएशन कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KBr whose freezing point is, फ्रीजिंग पॉइंट कितना है -2.95 डिग्री सेल्सियस। अब यहाँ पर आप लोगों को मोलालिटी निकाल कर देना है एंड KBr की बात अगर करते हो तो KBr का कंप्लीट डिसोसिएशन, तो कंप्लीट डिसोसिएशन जब होगा तो ये K पॉजिटिव प्लस Br निगेटिव देगा एंड हेंस I की बात अगर करते हो यहाँ पर I इज इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है। अब देखिए डेल्टा TF फ्रीजिंग पॉइंट के साथ है, ठीक है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू KF इंटू M एंड हेंस M इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो डेल्टा TF डिवाइडेड बाय I इंटू KF, दैट इज व्हाट, डेल्टा TF कितना आएगा 2.95 का आएगा, I कितना आया 2 आया एंड KF कितना है 1.86। गाइस सोचिए ज़रा, अगर हम लोग इसमें मोलालिटी कैलकुलेट करते हैं तो ये मोलालिटी आपको मिलती है 0.793 के आसपास, ये आप लोगों को मिलती है 0.793, यूनिट क्या रहता है मोल पर केजी होता है। इस तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करके दे सकते हैं। क्लियर हो रहेगा, इस न्यूमेरिकल सिंपल न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो गाइज अब इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है, एट 25 डिग्री सेल्सियस अ 0.1 मोलल सॉल्यूशन ऑफ CH3COOH मतलब एसिटिक एसिड इज 1.35% डिसोसिएटेड। 100% डिसोसिएशन दिया है क्या हमारे पास, अब नहीं दिया है, ध्यान रखना है। इन एक्वस सॉल्यूशन कैलकुलेट फ्रीजिंग पॉइंट and osmotic pressure of the solution assuming molality and molarity to be identical। हमें freezing point and osmotic pressure निकाल कर दो ऐसा कहा है, लेकिन एक चीज़ की तरफ ध्यान रखिए, यहाँ पर I की वैल्यू आपके पास अलग है गाइज, क्योंकि सिर्फ परसेंट डिसोसिएशन है, आपके पास I की वैल्यू है क्या, नहीं है। एसिटिक एसिड के बारे में सोचिए, CH3COOH जब ये डिसोसिएट होता है तो ये आपको देता है CH3COO निगेटिव एंड H पॉजिटिव आयन। सपोज ये परसेंट में दिया है तो ऑब्वियसली इनिशियल वैल्यूज को अगर आप लोग देखें तो ये इनिशियल कितना होगा 100, ये कितना होगा 0, ये कितना होगा 0। देन एट इक्विलिब्रियम, अगर हम लोग एट इक्विलिब्रियम पे देखें तो ये कितना होगा गाइस 100 माइनस 1.35, ये कितना होगा 1.35, ये कितना हो जाएगा 1.35। सो देयरफॉर I की अगर बात करते हैं तो आप लोग जरा सोचिए I क्या कैलकुलेट होता है, एक्चुअल मोल्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स टेकन। तो नंबर ऑफ मोल्स टेकन हम लोगों ने कर दिया 100 एंड ये कितना हो रहा है 100 माइनस 1.35 हो रहा है, ठीक है, प्लस 1.35 प्लस 1.35। इससे अगर हम लोग देखते हैं तो ये आपको मिलेगा 101.35 डिवाइडेड बाय 100 दैट इज 1.013। हम लोग इसे इतना मानकर चलते हैं, ये हो जाएगा I, ठीक है। अब आपको क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, फ्रीजिंग पॉइंट कहाँ है, तो फ्रीजिंग पॉइंट कैलकुलेट करना है तो डेल्टा TF पहले निकाल के दो, दैट इज I इंटू KF इंटू M होता है। I की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास 1.0135, ठीक है। देन इसके बाद KF पता है आपके पास, नहीं है, पानी यहाँ पर एक्वस सॉल्यूशन है, KF आप लोग लेते हो 1.86, ये एक वैल्यू याद रखनी है, KF एंड KB फॉर वाटर, ये हमेशा याद रखोगे। KF होता है 1.86 एंड KB कितना आया था दैट इज 0.52 इंटू M, मोलालिटी कितनी है दैट इज 0.1। अगर आप लोग डेल्टा TF के बारे में सोचते हैं तो आप लोगों को जो डेल्टा TF मिलता है वो मिलता है 0.1885 का। अब आप लोग सोचिए आपको क्या निकाल के देना है TF इज इक्वल टू होता है T0F माइनस डेल्टा TF होगा। अरेंजमेंट करके देखें तो ये कितना हो जाएगा 0 माइनस ये कितना आया
0.1885, तो ये हो जाएगा -0.1885 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पर आ गया फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। अभी आपको क्या निकाल के देना है, ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट इज पाई इज इक्वल टू mRT होता है m यहाँ पर लिखा है, मोलालिटी एंड मोलारिटी आइडेंटिकल ले, तो ऐसे केस में मोलालिटी कितनी है आपके पास 0.1 इंटू 0.082 इंटू टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, मतलब 298 केल्विन होगा। तो आप लोग जरा सोचिए, यहाँ पर अगर पाई कैलकुलेट करके देखें तो ये आपको मिलेगा 2.48 ATM के आसपास। तो गाइज इस तरीके से इस न्यूमेरिकल को हमें सॉल्व करके दिखाना था। अब इसे देखिए, इसका कहना क्या है, 0.15 मोलर एक्वस सॉल्यूशन ऑफ KCl freezes at -0.51 degree Celsius. Calculate I and osmotic pressure at 0 degree Celsius. Assume volume of solution equal to that of water. Right? यहाँ पर भी आप लोगों की हेल्प की है। तो आप लोगों को KCl दिया है एंड ऑब्वियसली KCl कैलकुलेट कर, KCl की सोल्यूशन के लिए क्या कैलकुलेट करके दिखाना है हमें, आई की वैल्यू कैलकुलेट करके दिखानी है। एंड कौन सी फ्रीजिंग पॉइंट, कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की है, फ्रीजिंग पॉइंट वाली। सो देयरफॉर डेल्टा TF इज इक्वल टू आई इंटू KF इंटू एम होता है। सो देयरफॉर आई इज इक्वल टू क्या होता है गाइस, डेल्टा TF डिवाइडेड बाय KF इंटू एम। अब डेल्टा TF कितना आएगा, तो सर ये इतना आएगा, हम लोगों ने ऐसे न्यूमेरिकल को बना के देखा है। KF दिया है क्या, नहीं, पानी का KF कितना होता है 1.86 होता है, 1.86। इसकी मोलालिटी भले ही आपके पास गिवन है 0.15 मोलर का है। गाइस इसे अगर आप लोग कैलकुलेट करके देखते हो तो आप लोगों को आई की वैल्यू जो मिलती है, ये वैल्यू आपको मिलती है 1.828। आप लोग इसे चेक करोगे बराबर, ठीक है। देन उसके बाद क्या कैलकुलेट करने के लिए कहा है, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो पाई इज इक्वल टू व्हाट, पाई इज इक्वल टू आई इंटू MRT आप लोग ले सकते हैं, दैट इज व्हाट आई इंटू N2RT डिवाइडेड बाय V ले सकते हो। तो आई कितना आया 1.828, मोलालिटी कितनी है 0.15, R कितना है 0.082, टेम्परेचर कितना लेना है 0 डिग्री सेल्सियस मतलब 273 एंड वॉल्यूम कितना लेंगे 1 लेंगे, बराबर। इसे कैलकुलेट करके देखें तो आपको पता चलता है कि ये आएगा 6.143 के आसपास। ये वैल्यू बराबर है या नहीं, ये आप लोग मुझे चेक करके बताएंगे। क्लियर है गाइज ये। अब इस क्वेश्चन का कहना क्या है, इसे जरा देखिए क्या कहता है, 1% वेट बाय वॉल्यूम KCl solution is ionized to the extent of 82%। कितना एक्सटेंट आयोनाइज हुआ है 82%। व्हाट वुड बी इट्स ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा। तो ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो अगर ऑस्मोटिक प्रेशर निकालना है तो हम लोग क्या लेंगे, पाई इज इक्वल टू आई इंटू W2RT है ना, डिवाइडेड बाय M2 इंटू V। ये हम लोग ले सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर I की वैल्यू नहीं है, हमें पहले I निकालना पड़ेगा। KCl को देखिए, KCl ये डिसोसिएट होगा एज अ K प्लस Cl निगेटिव। इनिशियली इसे 100% ले लेते हैं तो ये 0 हो जाएगा, ये परसेंटेज में दिया है, तो ये कितना बचेगा 100 माइनस 82 बचेगा, ये कितना 82, ये हो जाएगा 82। आई की वैल्यू देखिए क्या आ जाएगी 100 माइनस 82 प्लस 82 प्लस 82 दैट इज 100 डिवाइडेड बाय 100। तो ये 182 बाय 100 आ गया, दैट इज 1.82 आ गया। आई की वैल्यू आपके पास आ गई, ठीक है। अब अगर हम लोग वेट की बात करते हैं गाइस तो 1.82 इंटू 1 लिया है, R 0.082, टेम्परेचर कितना लेना है हमें, दैट इज 18 डिग्री सेल्सियस मतलब 291 केल्विन हो जाएगा। M2 KCl का मोलर मास देखिए, KCl ये 39 होता है एंड ये 35.5 होता है, तो ये हो जाएगा 74.5। लेकिन वॉल्यूम अगर देखें तो ये परसेंट है ना, तो ये हो गया 100
डिवाइडेड बाय 1000 पर लीटर, तो ये 1000 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब अगर आप लोग इसका कैलकुलेशन करके देखें तो आपके पास I की वैल्यू जो मिलेगी, ये सॉरी पर ऑस्मोटिक प्रेशर की वैल्यू जो मिलेगी, ये वैल्यू कितनी मिलेगी, तो ये आपको मिलती है 5.842 के आसपास। ठीक है, इसे अब आप लोग चेक करेंगे एंड देन मुझे बताएंगे। क्लियर है? इसे हम लोग इस तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। गाइज अब इस न्यूमेरिकल को देखिए, ये खासकर जेई जैसे एग्जाम में थोड़ी टफ लेवल का क्वेश्चन है ये। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ 0.08 मोलल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NaHSO4 सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट इज -0.372 डिग्री सेल्सियस। कैलकुलेट द डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें डिसोसिएशन कांस्टेंट के बारे में पूछा है फॉर द रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? HSO4 1 निगेटिव, ये डिसोसिएट होके हमें क्या दे रही है? H पॉजिटिव एंड SO4 2 निगेटिव दे रहा है। एंड अज्यूमिंग नो हाइड्रोलिसिस, कुछ भी हाइड्रोलिसिस नहीं हो रहा है, आपके पास KF की वैल्यू गिवन है, ऐसा उसका कहना है। गाइस अगर हम लोग इस क्वेश्चन को ठीक से सॉल्व करने की कोशिश करें तो सबसे पहले ये सोचिए, हमें जिस रिएक्शन के बारे में कहा है HSO4 का डिसोसिएशन, तो वो HSO4 1 निगेटिव यहाँ से आएगा ना, दैट इज Na पॉजिटिव एंड ये देगा HSO4 1 निगेटिव। अब इसके सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन आपके पास दिया है वो कितना है? 0.08, तो ऑब्वियसली इनिशियली ये नहीं रहेगा एंड देन जब ये डिसोसिएट होगा तो ये कितना हो जाएगा? तो 0.08 इंटू अल्फा, सॉरी 0.08 एंड 0.08 ये डिसोसिएट हो गया। अब यहाँ से डिसोसिएशन कराना है ना, यहाँ से मतलब हमारे पास ये सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन था, तो HSO4 1 निगेटिव ये जब डिसोसिएट होगा गाइस, तो अब आप लोग जरा सोचिए, ये देगा H पॉजिटिव एंड ये दे रहा है SO4 2 निगेटिव आयन, देगा कि नहीं देगा? नाउ अगर हम लोग यहाँ पर अल्फा इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मानते हैं, वी नो दैट कि इसकी क्वांटिटी हम लोग 0.08 लेंगे, ये हमें पता नहीं, एंड जब ये अल्फा डिसोसिएट हो जाएगा तो ये कितना बचा रहेगा? तो 0.08 माइनस अल्फा बचा रहेगा, ये कितना रहेगा? अब 0.08 अल्फा हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.08 अल्फा हो जाएगा। तो अब आप लोग टोटल मोल्स के बारे में सोचिए, तो टोटल मोल्स की अगर बात करते हैं तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे गाइस आपके पास? तो दैट इज टोटल मोल्स प्रेजेंट, तो ये तो है ही है लेकिन ये भी तो है, तो 0.08 प्लस 0.08 माइनस अल्फा ये भी है, प्लस 0.08 अल्फा प्लस 0.08 अल्फा, ये है कि नहीं है? अब आप लोग सोचिए गाइस, है एंड इफ अगर आप लोग इसका आंसर निकालते हैं तो ये आपको मिलता है 0.16 प्लस 0.08 अल्फा। तो यहाँ से I कैलकुलेट हो सकता है। कैसे कैलकुलेट होगा? एक्चुअल मोल्स, तो एक्चुअल मोल्स कितने हैं? 0.16 प्लस 0.08 अल्फा डिवाइडेड बाय कितना मोल्स टेकन था? 0.08 था। तो यहाँ से अब अगर हम लोग I की बात करते हैं तो ये आपको मिलता है 2 प्लस अल्फा। क्या मिलेगा? 2 प्लस अल्फा। इसे आप लोग अगर सॉल्व करके देखें तो ना फ्रीजिंग पॉइंट यहाँ पे यूज़ किया है, तो डेल्टा TF इज इक्वल टू I इंटू KF इंटू M, बराबर है, दैट इज डेल्टा TF। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन कितना आएगा? तो ये आएगा 0.372। सोचिए आप लोग, पता है आपको कैसे आया होगा। देन इसके बाद I की वैल्यू कितनी है? तो 2 प्लस अल्फा है ये, KF कितना है? 1.86 है, इंटू मोलालिटी कितनी है? तो 0.08 है ना, 0.08। गाइस यहाँ से अल्फा मिलता है आपको 0.5। अब न्यूमेरिकल यहाँ पे ख़त्म नहीं होता, आपको डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल के देना है। डिसोसिएशन कांस्टेंट मतलब Ka, दैट इज अल्फा स्क्वायर इंटू C। आपके पास अल्फा कितना आया? दैट इज 0.5, तो 0.5 का स्क्वायर इंटू कॉन्सेंट्रेशन कितना? 0.08 लेंगे, तो ये हो जाएगा 0.25, मतलब 25 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, एंड ये कितना है? 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2, तो ये हो जाएगा 200 इंटू 10 टू द पावर माइनस 4। ये आपके पास आंसर होगा Ka, डिसोसिएशन कांस्टेंट। गाइस यहाँ पर आने के बाद हमारा सॉल्यूशन एंड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये इंपॉर्टेंट यूनिट होता है फिनिश। इसके ऊपर हम लोग एक और वीडियो बनाएंगे।
और वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रीवियस जो एग्ज़ाम्स हुई है उसमें कैसे कैसे क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं इसके बारे में।